तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों हम पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हमने संसद वाला पार्ट स्टार्ट किया था। और संसद को जब हम पढ़ रहे थे और वो संसद आपने बताया था पार्ट 5 में आ रहा है, जिसमें आपका आर्टिकल 79 से लेके आपका 122 तक आपका आता है। और पार्ट 5 की अगर बात करें तो उसमें आपका जो आर्टिकल है 52 से लेके 151 तक आता है। तो हम संसद को हमने उठाया था और संसद के बारे में हमने पढ़ा था। हमने राज्यसभा को देखा था, लोकसभा को देखा था, उनकी एक जनरल इन्फॉर्मेशन देखी थी। आज हम और कल हमने लोकसभा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि लोकसभा कैसे बनी, कब बनी, क्या लोकसभा की जो भी लोकसभा से इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, हमने सारे कॉन्सेप्ट फैक्ट सब देखे थे। अब हम लोकसभा के जो अधिकारी हैं उनके बारे में देखेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूं कि हमारी इतिहास यानी इंडियन जो हिस्ट्री है उसकी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लास हमारी कंप्लीट है। कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री में करा चुका हूं, आप उसको पढ़ सकते हैं। 71 क्लासें आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री नाम से, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। और उनकी मैंने अलग अलग मैराथन्स भी बनाई है, जैसे कि प्राचीन इतिहास की, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की एक अलग मैराथन है करीब 11-12 घंटे की। और आपकी एक मैराथन आपकी क्या है मध्यकालीन भारत की है जो कि 9 घंटे प्लस की है कुछ, वो भी आप देख सकते हैं। और इन क्लासों में आप क्या पाएंगे कि एक ही क्लास में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी और बहुत अच्छा आपको लगेगा जब आप ये क्लास देख रहे होंगे। और आधुनिक इतिहास की हमने 2 मैराथन्स बनाई हैं, एक आपकी पार्ट 1 नाम से और एक आपकी पार्ट 2 नाम से भी है। तो ये कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी, और ये आपकी क्या है दूसरी आपकी क्लास है कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का। और इनका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाएंगे, हिस्ट्री मैराथन करके आपको मिलेगा, वहाँ से आपको चारों क्लासें मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको एक एक क्लास देखनी है तो हिस्ट्री प्लेलिस्ट पे जाइएगा, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको 71 क्लासें मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इनकी PDFs खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। एक आपका लिंक कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री के नाम से है, जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री की PDF आपको मिल जाएगी। मात्र और मात्र 99 रुपीज़ में आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की PDF मिल जाएगी। और अगर आप पेमेंट करते हैं और कोई दिक्कत आती है तो नीचे एक नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको क्या है आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। तो अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए। और हम क्या पढ़ रहे थे, हम बता रहे थे कि हम आज जो पढ़ेंगे वो लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले एक और गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब हम लोकसभा के अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा के अधिकारी सर कौन, जैसे लोकसभा के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष हुआ, लोकसभा का उपाध्यक्ष हुआ, लोकसभा के सचिव हुए, तो इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से आपके अधिकारी आते हैं, देखिए लोकसभा के जो स्पीकर्स हैं, मतलब लोकसभा के जो ऑफिसर्स हैं, उसमें एक आपका प्रोटर्म स्पीकर होता है। सर ये क्या होता है, पहली बार लगता है मैं नाम सुन रहा हूँ इसका। ऐसा कुछ नहीं, आपने पहली बार सुना है, लेकिन ये हमेशा से ही है। और लोकसभा अध्यक्ष होता है जिसको लोकसभा स्पीकर भी बोलते हैं। और लोकसभा उपाध्यक्ष होता है जिसको लोकसभा डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। और ये लोकसभा महासचिव, जनरल सेक्रेटरी इसको बोलते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए ये जो लोकसभा का जो प्रोटर्म स्पीकर है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है, किसी भी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं मिलता है। और ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 93 है। और लोकसभा महासचिव का जो आर्टिकल है वो 98 है, यानी कि 98वां आपका आर्टिकल है। अब हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, प्रोटर्म स्पीकर को पढ़ेंगे, उसकी सारी फंक्शनिट्स को देखेंगे, क्या करता है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन पहले थे, कौन हैं, कौन नहीं है, क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। फिर हम अध्यक्ष को देखेंगे, उपाध्यक्ष को देखेंगे, महासचिव को देखेंगे, क्लास ओवर हो जाएगी। तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचेगा कि आपको लोकसभा से क्वेश्चन आए और आप भागते फिरें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो प्रोटर्म स्पीकर है ये कैसे बनता है, जब भी कोई नई लोकसभा बनती है, जैसे कि 2024 में अब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस होने के बाद जब उसके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट होने के बाद जब नई लोकसभा का गठन होगा
और नई लोकसभा में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को चुना जाएगा। एक वरिष्ठ व्यक्ति जो उम्र दराज व्यक्ति होगा उसको लिया जाएगा सीनियर मेंबर इन न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। जो नई इलेक्टेड आके आएगी उसमें से एक सीनियर मेंबर होगा। उस सीनियर मेंबर को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। सर प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो कौन कराएगा? वो आपकी कौन कराएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति भी कराएगा और राष्ट्रपति उसको शपथ भी दिलाएगा। अपॉइंटमेंट एंड ओथ इसकी कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है प्रोटेम स्पीकर की। तो ये बात याद रखना, शपथ और नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है। और ये कहाँ से आता है? लोकसभा जो नई चुन के आती है उसी में से ये एक व्यक्ति बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा स्पीकर भी बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है तो बाद में उसको लोकसभा स्पीकर भी बनाया जा सकता है। और लोकसभा स्पीकर जो बनाया जाता है सर वो कैसे बनाया जाता है? जब हम लोकसभा स्पीकर को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो कोई भी प्रोटेम स्पीकर लोकसभा स्पीकर भी बन सकता है। प्रोटेम स्पीकर कैन आल्सो बिकम अ लोकसभा स्पीकर। पहले प्रोटेम स्पीकर सर कौन थे? पहले जो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर थे सर वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे और ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। अगर हमने, आपको पता होगा, हमने जब संविधान सभा पढ़ी थी तब भी इनके बारे में हमने बात की थी। तो ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे और पहले लोकसभा प्रोटेम स्पीकर भी थे। पहले प्रोटेम स्पीकर क्या नाम है इनका? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको जीबी मावलंकर भी बोला जाता है। अब इनके फंक्शंस क्या रहते हैं? जैसे इनकी हमने वरिष्ठता देख ली, वरिष्ठता के आधार पर इनको लिया जाता है। राष्ट्रपति इनको क्या है? नियुक्त और शपथ कराता है। ये लोकसभा स्पीकर भी बन सकता है और पहले हमने देख लिए ये व्यक्ति थे। अब ये काम क्या करता है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है? तो इसका कार्य क्या है? जब भी कोई नई लोकसभा आपकी चुन के आती है तो नए सदस्यों को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? देखिए, प्रोटेम स्पीकर को चुन के और उसकी शपथ कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उसको नियुक्त करके। और जब ये प्रोटेम स्पीकर आता है, देखिए राष्ट्रपति क्यों इसको लाएगा? राष्ट्रपति अपना काम थोड़ा ना, आप वो सबको शपथ थोड़ा ना दिलाता फिरेगा। राष्ट्रपति ने एक व्यक्ति को चुन दिया, कहा हम आपको चुन देते हैं, अब आप क्या करिए, ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं इन सबको क्या है? शपथ दिला दीजिए। तो इसके लिए एक प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। तो वो सभी सदस्यों को, जितने नए सदस्य होते हैं उनको क्या करता है? शपथ दिलाता है। और लोकसभा स्पीकर के सभी कार्य जो लोकसभा स्पीकर काम करता है उस टाइम पे, जब वो प्रोटेम स्पीकर होता है उस टाइम पे कोई लोकसभा स्पीकर होता ही नहीं है। क्योंकि लोकसभा स्पीकर कब आएगा? जब हम लोकसभा स्पीकर अभी पढ़ेंगे तो बताएंगे कब आएगा। लोकसभा स्पीकर आएगा जब ये न्यूली इलेक्टेड मेंबर, इनको शपथ मिल जाएगी। इन्हीं शपथ लिए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को लोकसभा स्पीकर चुना जाएगा। तो जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक तो सारे कार्य कौन करेगा? प्रोटेम स्पीकर ही करेगा। तो ये वही कार्य करता है जो लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और लोकसभा स्पीकर के आने के बाद इसका पद समाप्त हो जाता है, इसको हटा दिया जाता है, इसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये बात है इस लोकसभा स्पीकर के बारे में, मतलब प्रोटेम स्पीकर के बारे में। क्या करता है? टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लोकसभा स्पीकर और द पोस्ट एंडेड आफ्टर द अराइवल ऑफ लोकसभा स्पीकर के आने के बाद इसकी पोस्ट, इसका पद, इसका जो भी है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा प्रोटेम स्पीकर। अगर आपको प्रोटेम स्पीकर कभी समझ में नहीं आया तो आप ये पॉइंट देखना, ये 5 मिनट आप रिवाइज करना, आपको प्रोटेम स्पीकर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं तो ये तो हमने बता ही दिया है कि हमारा संपूर्ण इतिहास कंप्लीट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे लोकसभा स्पीकर के बारे में। और लोकसभा स्पीकर आपका आर्टिकल कौन सा है सर? आर्टिकल सर है इसका 93, यानी 93वां आर्टिकल है और इसमें लोकसभा स्पीकर की बात की गई है। लोकसभा स्पीकर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेम स्पीकर से लाखों गुना इंपॉर्टेंट आपका कौन है? लोकसभा स्पीकर है। तो कोई भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखना, आपको समझ में आएगा। और वैसे मैं इतने बेहतरीन वे में बताता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ ही जाती होंगी। मैं एकदम जनरल, जिससे हम बातचीत करते हैं उस तरह से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष की जो चुनाव की तारीख है उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे चुनाव की घोषणा की तारीख से आपको एक फैक्ट याद आ रहा होगा, कल हमने पढ़ा था कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, जैसे अभी तो हम लोकसभा स्पीकर बता रहे हैं, लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनकी अधिसूचना कौन जारी करता है, उनकी डेट कौन क्लियर करता है? तो उसकी हमने बताया था चुनाव आयोग करता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है लोकसभा, तो वो तो चुनाव आयोग कराता है।
लेकिन लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसकी डेट कौन जारी करेगा? उसकी डेट राष्ट्रपति जारी करेगा कि इस तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये डेट आपका राष्ट्रपति करेगा और लोकसभा के चुनाव की जो तारीख है वो आपका चुनाव आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। तो इलेक्शन डेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, मतलब ये कैसे चुना जाता है? इलेक्शन ऑफ लोकसभा मेंबर, लोकसभा स्पीकर कैसे होता है? ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा के द्वारा होता है। जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, वही उनमें से एक लोकसभा अध्यक्ष को चुन लेते हैं। और ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये सत्ताधारी दल का नेता होता है, मतलब रूलिंग पार्टी वाला होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए लोकसभा में भी दो पार्टी होती हैं, एक अपोजिट पार्टी होती है, एक आपकी फेवरेबल पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी होती है, उसी को फेवरेबल पार्टी कहते हैं। एक अपोजिट पार्टी होती है जो विपक्षी पार्टी कहलाती है। तो ये जो लोकसभा स्पीकर बनता है ना, ये रूलिंग पार्टी का बनता है, मतलब सत्ताधारी पार्टी का बनता है। ऐसा नहीं आप जैसे कि एक आपकी जो लोकसभा अभी चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस भी होगी, उसमें बीजेपी भी होगी। तो बीजेपी तो आपकी क्या है? रूलिंग पार्टी होगी जहाँ तक है। और जो कांग्रेस है वो आपकी अपोजिट होगी। या इसका उल्टा हो सकता है कि कांग्रेस आपकी रूलिंग पार्टी बन जाए और बीजेपी आपकी अपोजिट बन जाए, होने को कुछ भी होता है। तो हमें क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो ठीक है सर, कॉन्सेप्ट तो क्लियर करके ही रहेंगे। लोकसभा का सदस्य होता है, ये जो मतलब ये होता कौन है, ये व्यक्ति होता कौन है? ये भी लोकसभा का सदस्य ही होता है, बस इसको उसमें से अध्यक्ष कर दिया जाता है। अब जब ये अध्यक्ष बन जाता है तो ये सारे काम अपने संभालेगा। देखिए, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। ब्रिटेन में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का सदस्य नहीं होता है। भारत में आपका ऐसा होता है केवल कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो भारत में क्या होता है, लोकसभा का सदस्य भी होता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष होने की शपथ नहीं लेता। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष होने की शपथ नहीं लेता है। क्यों सर नहीं लेता है? क्योंकि जब प्रोटेम स्पीकर नए सदस्यों को शपथ दिला रहा होता है तो वो उस समय तो प्रोटेम स्पीकर ही आपका एक तरीके से लोकसभा अध्यक्ष की तरह काम कर रहा होता है ना। तो प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिला देता है। उसमें ये जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसकी भी शपथ हो जाती है एक सदस्य के रूप में। तो ये लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं लेता है, ये सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और इसको शपथ कौन दिला चुका होता है? प्रोटेम स्पीकर दिला चुका होता है। तो ये इसकी सदस्य की शपथ लेता है, बाकी अध्यक्ष की शपथ नहीं लेता है। आर्टिकल 94B इस्तीफे की बात करता है। यानी कि जो आर्टिकल 94 है इसमें क्या है? आर्टिकल 94 का 2B क्या कहता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? तो अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा। किसको देगा? अपना जो रेजिग्नेशन है वो डिप्टी स्पीकर को ये देता है। जब लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब दोनों ही अनुपस्थित हों तो सर क्या होता है? इसके लिए क्या करता है? इसके लिए ऐसी घटना कभी भी होती है तो इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष जो है पहले से ही लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? 10 लोगों का एक पैनल का गठन करता है। मतलब जितने भी लोकसभा मेंबर होते हैं उनमें से 10 ऐसे क्वालिटी पर्सन को उठाता है और उनको मिला के एक पैनल बनाता है, मतलब कि एक कमेटी बना लेता है, एक समिति बना लेता है। और जब भी लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित होंगे तो उन्हीं समिति में से एक वरिष्ठ व्यक्ति को क्या किया जाएगा? सीनियर मेंबर को क्या किया जाएगा? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य सौंप दिया जाएगा। और ये बात जो है जो इस आर्टिकल में नहीं है, इसका आर्टिकल मैं शायद लिख के नहीं लाया हूँ। और ये जो बात है इसका आर्टिकल देखो, ये 93, 92, 93, 94 शायद 95 में है। मुझे लगता है इसका जो आर्टिकल है ये 95वां आर्टिकल है। और शायद मैं आगे इसका लिख के भी लाया हूँ, मुझे कुछ याद आ रहा है कि 95वां आर्टिकल है। तो फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना जो मैंने बताया है कि कैसे क्या उसका होता है। 10 लोगों का पैनल बनता है, उसी में सीनियर मेंबर का काम करता है। आप भी अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहें तो आप भी मतलब जैसे आप कोई एक वो बना रहे हैं तो आपके मान लिए 50 मेंबर हैं तो आप उसमें से कुछ 2-4% को ऐसा छोड़ोगे, ऐसा निकालोगे कि अगर आप नहीं भी हों तो उसमें से एक व्यक्ति को बना दिया जाए मेरी जगह पे। तो वही सेम चीज़ें हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा की शक्तियों के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा की पावर्स क्या हैं, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। देखिए, लोकसभा स्पीकर की जो शक्तियां हैं ना, वो बहुत मतलब काफ़ी शक्तियां हैं इसके पास। ये देखिए, मैं पहले तो ओवरव्यू दे देता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष पूरी की पूरी लोकसभा का एक तरीके से फादर बन जाता है, पूरा का पूरा एकदम क्या बन जाता है, वो क्या बोलते हैं, अभिभावक बन जाता है। और पूरी लोकसभा को वो जिस तरह से चाहे उस तरीके से चला सकता है, पूरी पावर उसके पास होती है। वो कुछ भी चेंजेस कुछ भी करना चाहे तो कर सकता है। बस हो सकता है कुछ चीज़ें हों जिसमें उसको भी रोका जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम पावर दे दी जाएगी तो दिक्कत होगी। लेकिन लोकसभा की पूरी कमांड किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। तो इसकी शक्तियाँ क्या हैं? जैसे कोई भी विधेयक है, कोई भी बिल है, जब भी वो इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि पहले लोकसभा में आया, तो लोकसभा ये डिसाइड करेगी ये विधेयक जो है वो आपका धन विधेयक है या फिर आपका नहीं है धन विधेयक। तो इसका डिसाइडेशन कौन करता है? लोकसभा स्पीकर ही करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा स्पीकर के पास पावर है। और लोकसभा स्पीकर के पास है। और धन विधेयक आपका किस आर्टिकल में दिया है? ये आपका आर्टिकल 110 में आपका दिया हुआ है। किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 110 में आपका दिया हुआ है। और दल बदल यानी कि डिफेक्शन के आधार पे, किसके आधार पे? दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पे चुनाव आयोग की सिफारिश पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना। अब इसमें क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के पास एक पावर है। जैसे कोई भी मेंबर है, वो कभी इस दल में है, कभी तो उस दल में जाना चाह रहा है। अगर लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि ये तो व्यक्ति बहुत अटपट है, ये तो गड़बड़ कर देगा, तो लोकसभा जो अध्यक्ष है वो उस व्यक्ति को दल बदल का आरोप लगा के, या उसको जैसे कि मान लिया, एक तरीके से समझिए, लोकसभा स्पीकर को कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो उसके फेवर में नहीं काम कर रहा है, तो लोकसभा स्पीकर क्या करेगा? उस पर दल बदल का आरोप लगा के उसकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर देगा कि ये व्यक्ति इसके लायक नहीं है, इसको हटाओ। तो चुनाव आयोग की सिफारिश पर ही ये करेगा। चुनाव आयोग अगर ऐसी सिफारिश करता है तो तभी वो उसको अयोग्य घोषित करेगा। और ये अयोग्यता आपके आर्टिकल 102 में वर्णित है, उन्हीं के आधार पर करेगा। लोकसभा अध्यक्ष का ये जो निर्णय है, मतलब किसी को अयोग्य घोषित करना, तो ये अंतिम निर्णय नहीं होगा। वो व्यक्ति जिसको अयोग्य घोषित किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जा सकता है कि इन्होंने मुझे इस आधार पे ऐसा ऐसा कर दिया है, जबकि मैंने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप पॉइंट याद रखना, बड़े ही जनरल वे में बताने की कोशिश करता हूँ। और लोकसभा अध्यक्ष एक गुप्त बैठक भी बुला सकता है, लेकिन कब? पीएम के कहने पे। जो सदन का नेता होता है पीएम, देखिए लोकसभा होता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष, और जो पीएम होता है वो सदन का नेता है। सदन सर कौन सा? जिस भी सदन का आपका पीएम हो। अगर वो राज्यसभा का पीएम है तो वो सदन का नेता आपका उस सदन का, मतलब राज्यसभा का पीएम होगा, सदन का नेता होगा। और अगर लोकसभा का है तो लोकसभा के सदन का। लेकिन लोकसभा स्पीकर जो है वो गुप्त बैठक बुलाएगा तो पीएम के कहने पे बुलाएगा। और पीएम क्या होता है? सदन का नेता होता है। अगर ये लोकसभा का है तो लोकसभा के सदन का नेता होगा। अगर ये राज्यसभा से चुन के आता है तो ये राज्यसभा के सदन का नेता होगा। बात आपको समझ आ रही होगी। और कोई लोकसभा सदस्य 60 दिन बिना सूचना दिए अनुपस्थित अगर रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। और ऐसा करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन तक, मतलब 1 महीना 2 महीना 60 दिन तक अगर नहीं आया, अनुपस्थित रहा, तो लोकसभा अध्यक्ष उसकी क्या है? सदस्यता को ख़त्म कर देगा। लोकसभा सदन की जो समस्त कार्रवाई है वो लोकसभा स्पीकर के नाम पर ही की जाती है। कोई भी कुछ भी कार्य होना है लोकसभा के अंदर, सारी कार्रवाई, चाहे आपके सत्र चलें, कुछ भी चलें, सारे से आपके क्या होंगे? ये लोकसभा स्पीकर के नाम से होते हैं। लोकसभा भंग होने पर लोकसभा स्पीकर इस्तीफा नहीं देता। ये बहुत बड़ी इसकी पावर है कि लोकसभा जब की भंग होगी तब भी लोकसभा स्पीकर अपनी क्या है? इस्तीफा नहीं देगा, इस्तीफा नहीं देगा। तो ये बात आप याद रखना। लोकसभा भंग, अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि लोकसभा स्पीकर क्या लोकसभा भंग होने पर अपना इस्तीफा देता है? तो नहीं देता है। जब इस्तीफा थोड़ी ना देता है फिर वो तो लोकसभा ही भंग हो जाती है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देता है। अब आर्टिकल 101 वन को पढ़ते हैं। आर्टिकल 101 वन में क्या कहा गया है? निर्णायक मत देने की बात की गई है।
जब बराबरी की बात हो, मतलब दोनों के पास क्या हो, बराबर वोटिंग आपकी पहुंच जाए बराबरी की स्थिति में, जैसे लोकसभा होती है तो लोकसभा में आपका एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। अब इसमें क्या होता है जब वोटिंग होती है ना, पता लगा दोनों तरफ से समान वोटिंग पड़ रही है, तब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, अपना निर्णय देगा और अपना एक वोट देगा, वो जिसको भी चाहेगा उसको दे देगा। लेकिन ये कब होगा, जब बराबरी की स्थिति होगी तभी। लेकिन अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, तो ये बात भी पॉइंट याद रखना कि लोकसभा ने कब कब अपना निर्णायक मत दिया है, तो अभी तक कभी नहीं दिया है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। अब आर्टिकल 118 क्या बात करता है सर, लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन को भी बुला सकता है, बुला नहीं सकता है, संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है। लोकसभा स्पीकर जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष होता है, अध्यक्षता वही करता है। और संयुक्त अधिवेशन की जानकारी हमको किस में मिलती है, 108 में। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। साधारण विधेयक पर ही बुला सकता है, ये मनी बिल पे नहीं बुलाया जाता है। ये जब साधारण विधेयक पे बात होती है तभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला लेता है। ये संयुक्त अधिवेशन सर कब बुलाया जाता है, जैसे कोई बिल लोकसभा में गया, लोकसभा से तो पास हो गया, अब वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही है, तो क्या होगा, राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, मतलब दोनों लोगों को बुलाएगा कि भाई तुम भी आओ, तुम भी आओ, बताओ तुमने तो चलो पास कर दिया, अब तुम बताओ तुमने पास क्यों नहीं किया। तो वो अपनी बात रखेगा कि सर मुझे इसमें ना ये कमी लग रही है, इसलिए मैंने इसको पास नहीं किया है। तो इस बात पे दोनों के बीच में वार्तालाप होगा, दोनों अपनी कुछ निर्णय देंगे, तब जाके वो संयुक्त अधिवेशन के द्वारा वो बिल कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, लेकिन वो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। 108 आर्टिकल में ऐसी बात है। और 118 में उसकी अध्यक्षता कौन करता है, वो आपका लोकसभा स्पीकर ही उसकी अध्यक्षता करता है। अब लोकसभा स्पीकर संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया ये भी देख लीजिए। संयुक्त देखिए, अभी जो हमने बताया था कि कास्टिंग वोट कर रहा था ना वो लोकसभा स्पीकर, बराबर की स्थिति में वोट देने का अधिकार, तो वो तो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और ये अब तक 3 बार भारत में हो चुका है। 3 बार अभी तक ऐसी सिचुएशन आई है जब लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति ने बुलाया है, जिसमें अध्यक्षता आपकी लोकसभा स्पीकर करता है। एक तो दहेज एक्ट आया था, दहेज प्रथा एक्ट, जो 1961 का दहेज प्रथा एक्ट है, तो उसके खिलाफ आपका मतलब उसमें ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, क्योंकि इम्पोर्टेंट फैसला था, दोनों अधिवेशन से पास होना बड़ा ज़रूरी था। और एक बैंक सेवा आयोग आया था 1977 में, बैंक सेवा आयोग, तो उसमें भी ऐसा हुआ था। और आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002 आया था ना, आतंकवाद विरोधी अधिनियम जो 2002 आया था, तो उसमें भी संयुक्त अधिवेशन आया था। उसके लिए अलग अलग अधिनियम, मतलब इन अधिनियमों में ये सजाएँ दे दी जाती हैं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए ये सजा है, ये सजा है, ये सजा है। अब संयुक्त अधिवेशन कब नहीं लाया जा सकता, तो एक तो धन विधेयक पे नहीं लाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन कब नहीं लाया जा सकता, धन विधेयक पे नहीं लाया जा सकता, और संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं लाया जा सकता है। अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है तब भी ये क्या है, संयुक्त अधिवेशन नहीं लाया जाएगा, और धन विधेयक पर भी ये नहीं लाया जाएगा, क्योंकि इस ऐसे मामलों में लोकसभा को ज़्यादा पावर होती है और राज्यसभा को कम पावर होती है। राज्यसभा को बिल को पास करना ही पड़ता है। अब लोकसभा की जो बैठक है, लोकसभा बैठक की समाप्ति 3 प्रकार से होती है। जैसे लोकसभा की बैठक चल रही है तो वो कैसे कैसे समाप्त हो सकती है, तो लोकसभा की जो बैठक है वो 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। स्थगित कर दी जाए, उस बैठक को लोकसभा क्या कर दे, अध्यक्ष स्थगित कर दे, ठीक है सर। या सत्रावसान कर दे। सत्रावसान सर क्या होता है, सत्रावसान मैं आपको ये सारे सत्र पढ़ाऊँगा तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। और लोकसभा अगर भंग हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है, देखिए इसको एडजर्नमेंट कहते हैं, इसको प्रोरोगेशन कहते हैं, और इसको डिजोल्व कहते हैं। तो तीनों के नाम मैंने अलग अलग इंग्लिश में भी दे दिए हैं, ताकि आपको जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लोकसभा स्पीकर संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। जो भी संसद की समितियाँ होती हैं ना, आप अभी पीएसी पढ़ेंगे, पार्लियामेंट की जो कमेटी होती है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उनको पढ़ेंगे, लोक लेखा समिति पढ़ेंगे। तो जो भी अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर ही करता है। और लोकसभा सचिवालय जो होता है, मतलब लोकसभा का सचिव, लोकसभा का जो महासचिव होता है ना, हमने अभी अधिकारियों की बात की थी शुरुआत में, तो हमने बताया था महासचिव भी होता है आर्टिकल 98 में। तो लोकसभा स्पीकर क्या है,
उसकी नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? लोकसभा सचिवालय की। तो लोकसभा सचिवालय लोकसभा स्पीकर के प्रति जिम्मेदार होता है, प्रति उत्तरदायी होता है। तो लोकसभा का जो सचिव है वो लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। अब इसकी नियुक्ति लोकसभा सचिव की कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। और जो ये लोकसभा सचिव है, लोकसभा सचिव के जो कार्यकाल रहता है वो 60 वर्ष तक का होता है। जब तक उसकी आयु 60 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक उसका कार्यकाल चलता रहता है। और ये सभी प्रशासनिक कार्य करता है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ये करता है, सभी प्रशासनिक कार्य ये करता है। लोकसभा स्पीकर तय करता है कि पीएम के साथ कौन कौन विदेश दौरे पर जाएगा, कौन कौन विदेश दौरे पे जाएगा और कौन कौन विदेश दौरे पे नहीं जाएगा। ये बात सिर्फ लोकसभा स्पीकर ही तय कर सकता है, कौन कौन सा सदस्य विदेश दौरे पे जा सकता है पीएम के साथ। तो ये बात लोकसभा के मतलब लोकसभा स्पीकर ही डिसाइड करेगा। मतलब उसको बहुत अच्छी खासी पावर होती है। और संसद भवन में कोई भी परिवर्तन हो ना हो, जैसे कि नई संसद भवन बनाई गई है, तो नई संसद भवन जो बनाई गई है तो लोकसभा स्पीकर की अनुमति से ही ऐसा हुआ होगा। लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बगैर कुछ भी संसद में परिवर्तन नहीं होता है। सारा का सारा परिवर्तन लोकसभा स्पीकर की अनुमति से ही होता है। और संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय क्या है? संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर का होगा। कोई भी अगर संसदीय मामला है, संसदीय मामला आप जानते हैं, संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय आपका कौन देता है? तो ये लोकसभा स्पीकर देता है। संसद के मामले में कोई भी निर्णय, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि संसद का जितना भी मामला होगा वो सारा का सारा लोकसभा के ही अंडर में होगा। तो संसद का जो भी मामला होगा वो आपका लोकसभा ही उसका निर्णय, अंतिम निर्णय देता है। आर्टिकल 94 में इसको क्या कहा गया है? लोकसभा को हटाने की बात की गई है। जैसे मैंने आर्टिकल 94(2)B बताया था, उसमें लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष को इस्तीफा देता था, उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता था। तो इसमें हटाने की बात की गई है। और ये हटाने की बात किसको की गई है? लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? अगर हटाने की बात आ जाए तो कैसे हटाएंगे? तो ये देखो, प्रस्ताव आपका पारित होगा, 50 सदस्य आपके प्रस्ताव लेकर आएंगे कि भैया इस लोकसभा स्पीकर को हटाया जाए। हम 50 लोग हैं, देखो गिन लो, और हम इसको नहीं चाहते हैं कि ये आपका लोकसभा अध्यक्ष बने, हम नए को बनाएंगे। तो इसको हटाने के लिए 50 लोग प्रस्ताव लाते हैं। फिर जब लाते हैं फिर उस पर वोटिंग कराई जाती है। उसके बाद, लेकिन उससे पहले लोकसभा स्पीकर को 14 दिन पहले नोटिस देना बहुत ज़रूरी है। उसको सूचना देनी है कि हम आपको हटाने के लिए आ रहे हैं, आप अपना तैयार रखिए व्यवस्था हटने के लिए। और फिर उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग में अगर 3/2 से वो बहुमत से पास हो जाता है। 3/2 से का मतलब ये हुआ कि 66% अगर वोट मिल जाते हैं तो उसको हटना होगा, और अगर नहीं मिलते हैं तो उसको नहीं हटना होगा, नहीं हटेगा फिर वो। तो ये उसका क्या है? लोकसभा स्पीकर की एक, मतलब ये हटाने की उसकी क्या है? सदस्यों को उसके पास पावर है कि वो हटा सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैसे हटाएंगे। अब लोकसभा स्पीकर को हटाया जाना विचाराधीन हो। आर्टिकल 92 क्या कहता है? जब लोकसभा स्पीकर को मतलब हटाए जाने की, जैसे कि 14 दिन पहले नोटिस दे दिया है, अब नोटिस दे दिया 14 दिन पहले, मतलब विचार आ गया है उसे हटाने का कि भैया आपको हटाया जाएगा। 14 दिन पहले ही हम बता दे रहे हैं, 14 दिन बाद हम आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो इस दौरान आर्टिकल 92 क्या काम करता है? लोकसभा स्पीकर को जब हटाया जाना विचाराधीन हो तब क्या होगा? लोकसभा स्पीकर पीठासीन अधिकारी नहीं रहता है और ना ही वो लोकसभा स्पीकर रहता है, वो लोकसभा का सदस्य रहता है केवल, बाकी अधिकारी भी नहीं रहता है और लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहता है। और पहला ऐसे किसके साथ हुआ था? पहले लोकसभा स्पीकर गणेश बाबू मावलेंकर थे, जिनके खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव इसको बोलते हैं, जो हटाने की बात होती है। तो पहली बार इन्हीं के खिलाफ लाया गया था, लेकिन ये पास नहीं हुआ था, 2/3 बहुमत नहीं मिला था और ये नहीं हटाए गए थे। आर्टिकल 95 क्या कहता है? लोकसभा जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है वो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष। आर्टिकल 95 क्या कहता है कि जब भी लोकसभा उपाध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप, क्योंकि मैंने शायद अभी पीछे बताया था कि जब क्या होगा, एक पैनल का गठन होगा और पैनल में से क्या होगा कि वो
10 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को लिया जाएगा। तो जब लोकसभा स्पीकर और क्या है डिप्टी स्पीकर दोनों ही अनुपस्थित हों। लेकिन यही 95 में ये भी कहा गया है कि लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ये बात भी आर्टिकल इसमें मिलती है। आगे बढ़ते हैं तो और चीज़ें देखते हैं, क्लियर करते हैं। पहली जो लोकसभा का जो बात है ना, ये 1921 में लोकसभा का ये मतलब आया था। पहली बार जब केंद्रीय विधान परिषद बनी थी 1921 में, तब जाके एक अध्यक्ष बनाया गया था लोकसभा का, जिसका नाम था फ्रेडरिक व्हाइट। पहला आपका ये बना था। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष बना था सबसे पहले वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। तो ये आपको पॉइंट पता होने चाहिए, सच्चिदानंद सिन्हा वाली बात। और 1925 में क्या हुआ था, केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित भारतीय विट्ठल भाई पटेल बने थे। पहले व्यक्ति थे जो केंद्रीय विधान परिषद के निर्वाचित व्यक्ति बने थे। तो ये विट्ठल भाई पटेल थे। केंद्रीय विधान परिषद बोले तो संसद, एक तरीके से केंद्र की विधान परिषद मतलब विधान बनाने वाली काउंसिल यानी कि परिषद यानी कि संसद। पहले लोकसभा स्पीकर गणेश बाबू मावलंकर थे, कई बार बोल चुका हूँ। और सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, तो बलराम जाखड़ 1980 से लेकर 89 तक आपके रहे हैं। बलराम जाखड़ 9-10 साल तक आपके रहे हैं। और सबसे कम समय तक कौन रहा है, तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं, बहुत कम समय तक रहे हैं। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बन गए थे, इसीलिए ये सबसे कम इसके लिए रह पाए थे, क्योंकि ये राष्ट्रपति बन गए थे। पहली महिला लोकसभा आपकी कौन थी, मीरा कुमार थी, जो कि 15वीं लोकसभा की थी। अभी कौन सी चल रही है आपकी, 17वीं चल रही है, 18वीं आपकी आने वाली है। और दूसरी महिला आपकी कौन सी बनी, सुमित्रा महाजन। पहली आपकी मीरा कुमारी, कहीं कहीं पे मीरा कुमार भी आता है, कहीं कहीं मीरा कुमारी आता है, तो आपको याद रखना है। 15वीं और 16वीं आपकी कौन सी, सुमित्रा महाजन, दोनों ही लगातार थी, पहली और दूसरी। वर्तमान में आपके कौन है, ओम बिरला साहब हैं, 70वें जो लोकसभा है उसके आपके क्या हैं, ये स्पीकर हैं। और पहली महिला लोकसभा सचिव, जो मतलब लोकसभा की पहली सचिव बनी थी, वो स्नेह लता श्रीवास्तव थी। पहली लोकसभा सचिव कौन बनी थी, स्नेह लता श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 93 को फिर से पढ़ते हैं। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, अब इसमें पढ़ेंगे उपाध्यक्ष के बारे में। हमने अध्यक्ष के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है जो हमने इसमें छोड़ा हो। अब आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को पढ़ते हैं, मतलब उपाध्यक्ष। अब इसमें उपाध्यक्ष के बारे में हम पढ़ते हैं। एक मिनट, कहाँ चली गई स्लाइड, ये है लास्ट स्लाइड पे बिल्कुल है। और यही लास्ट स्लाइड आपकी क्या करेगी, आपको बहुत अच्छे से समझाने में काम करेगी। तो लोकसभा उपाध्यक्ष की जो चुनाव की तारीख है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए चुनाव की तारीख जो लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव की, वो तो आपका चुनाव आयोग करता है, बता चुका हूँ। लोकसभा स्पीकर की अगर चुनाव तारीख आए तो राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष की चुनाव की तारीख कौन घोषित करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात आपकी एक और इसमें अभी छुपी हुई है, वो हम अभी बताएंगे। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, वैसे ही लोकसभा उपाध्यक्ष भी चुना जाता है। लेकिन तारीख घोषित कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। अब लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, पूरी की पूरी लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो चुनाव हो रहा है वो लोकसभा के सदस्यों से हो रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसके प्रति बनेगी, इसकी जिम्मेदारी लोकसभा के सदस्यों के प्रति बनेगी। और लोकसभा के सदस्य ही तो लोकसभा कहलाएंगे, तो लोकसभा के प्रति आपकी जिम्मेदारी होगी, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। लोकसभा उपाध्यक्ष जिस समिति का सदस्य होता है, लोकसभा जो उपाध्यक्ष होता है ना, वो जिस भी समिति का सदस्य होता है वो उस समिति का अध्यक्ष भी होता है, उसी समिति का अध्यक्ष भी होगा। अब ये तो हो गई लोकसभा उपाध्यक्ष की बातें, बस इतनी ही बातें थी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब आर्टिकल 98 को पढ़ते हैं। लोकसभा महासचिव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, बहुत कम पॉइंट है इनके बारे में। ये इसकी जो नियुक्ति है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, मैं बता ही चुका हूँ। इसका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 60 वर्ष तक की आयु का है, ये भी बता चुका हूँ। लोकसभा महासचिव की जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति है। देखिए
सबसे सीधी सीधी बात क्या है, अगर आपको ये देखना है कौन किसके प्रति जिम्मेदार है तो आप ये देख लीजिए उसको नियुक्त किसने किया है। अब लोकसभा का जो क्या मामला मैं बता रहा हूँ, लोकसभा जो अध्यक्ष है ना, वो इसकी क्या करता है, तारीख की घोषणा करता है। लेकिन इसका जो चुनाव होता है उपाध्यक्ष का, वो तो लोकसभा के मेंबर करते हैं। तो लोकसभा के मेंबर करते हैं तो वो आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी था। ऐसे ही आपका जो उपाध्यक्ष है, जो आपका सचिव है, लोकसभा का सचिव है, इसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदार रहता है, ना कि पूरी लोकसभा से इसे कोई मतलब नहीं। इसे मतलब है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष से। और लोकसभा जो स्पीकर्स है लोकसभा के प्रति तो ये जिम्मेदारी रहता है ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रति। और लोक महासचिव की जो कार्य हैं वो क्या है, सभी प्रशासनिक कार्य हैं। देखिए फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष करता है। इसकी जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, अध्यक्ष के प्रति होती है। ये क्या करता है, ये सभी प्रशासनिक कार्य करता है। कब तक इसका कार्यकाल है, 60 वर्ष तक का इसका कार्यकाल है। तो ये सारी बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये सारी बात समझ आई है तो क्लास को दोस्तों लाइक कीजिए। क्लास अगर अच्छी लगी है तो क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग देख पाएँ हमारी वीडियो सबसे पहले, ताकि आप निकल पाएँ आगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो पीडीएफ के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जाइए, ज्वाइन करिए और हम आपको इसका पीडीएफ यहीं पे प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग का याद आ जाता है, दरअसल मेरा एक ब्लॉग चैनल भी था कभी, तो था नहीं मतलब है, लेकिन मैं अभी उस पर वीडियो नहीं डालता हूँ। कभी दिखाऊँगा आप लोगों को, तो इसीलिए वो ध्यान आ जाता है कभी कभी। तो फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।